नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या आप लोग को सीएचएसएल सारे एग्जाम में ये थोड़ा सा जो है एसएससी जीडी को के एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चंस आए तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे ये समझिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल में भी हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में भी हो सकते हैं। यानी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होंगे ये क्वेश्चंस संभावनाएं हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए आइए भाई हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हमने एक पॉइंट आउट किया भाई, देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, एडवांस वाले टॉपिक भी रिलेट करेंगे। आज हमने कोशिश की है कि परसेंटेज के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन, सीआई और एसआई के क्वेश्चन, इनका जो है रिवीजन करने वाले भाई, इनके क्वेश्चंस एसएससी जीडी में या यूपी पुलिस में या रिसेंट जो एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं उनमें किस तरीके से आ सकते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई आज आप लोग तैयार हो जाइए। आज क्या डेली तैयार होते हैं, लेकिन आज आप लोग देखिए कि क्या हम एसएससी जीडी के लेवल को टच कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल आपका दिमाग स्क्रीन पर होना चाहिए और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। पढ़ो ध्यान से, आप हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, दोनों लैंग्वेज में है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा भाई 2/3 ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी आर मेन, वेरी गुड, एंड रेस्ट आर वुमेन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इफ 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्परेरी एम्प्लॉय, ध्यान दीजिएगा, आप जिनको हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ते रहिए भाई। Employee and total number of permanent employee is 740, very good. Then 715 of the total employee of is more than, मतलब वैल्यू में बतानी है कितनी वैल्यू, more than the number of टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉइज। वाह बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझना है कि भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो समझने की आदत डालना है। एक बार पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन माइंड में फ्रेम होने चाहिए और फिर हम ये तभी होगा भाई जब आप लोग बार बार रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, याद होना चाहिए। जैसे यहां पढ़ने बार बार ये नहीं कि 10 बार एक लाइन पढ़ना पड़े, एक बार बिल्कुल माइंड को यानी स्टेबल करके आप लोग पढ़ो कि याद हो जाए क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट भाई, अगर फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन से ही सॉल्व करो। चाहो तो आप लोग 100 मान सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ 3/8 है 3/8 के फॉर्म में, लेकिन अभी ऐसे करते हैं भाई, जो भी टोटल इंप्लॉई होंगे ना, टोटल इंप्लॉई में मेल और फीमेल होंगे। ये कंडीशन कह रहा कि 2/3 ऑफ द इंप्लॉइज ऑफ कंपनी आर मेन। भाई 2/3 इंप्लॉई कंपनी के मेन है, ये अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब ओमेन कितनी है भाई, 1/3 इंप्लॉई ओमेन है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ये सबको क्लियर है। या ये भी मान सकते हो 300 में 200 इंप्लॉई क्या है, मेन है, और 300 में 100 इंप्लॉई वुमेन है। या आप कुछ भी मानना चाहो मान सकते हो, इंडिपेंडेंट है। हम रेशियो से कर रहे हैं, आपको बताएंगे मानने का तरीका, आगे पढ़ते जाओ भाई। इफ 3 of the 8 मेल इंप्लॉई एंड 2/5 फीमेल इंप्लॉई आर टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब ये हुआ भाई कि हम कहें भाई जितने मेल है इनमें 3/8 ये अस्थाई है, और जितनी फीमेल है इसका 2/5 अस्थाई है। मतलब जितने मेल है 3/8 अस्थाई है और 5/8 अस्थाई है, ये भी कह सकते हो। 3 में 1 ओमेन जो है, मतलब टोटली ओमेन है, ओमेन का 2/5 अस्थाई है, यानी 3/5 अस्थाई है। जैसे हम मान लो बोल दें कि एक टाउन में 3/8 मेल लिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितने के हैं भाई, 8 में 3 लिटरेट होंगे तो 8 में 5 इलिटरेट होंगे। ऐसा आप लोग समझते होंगे भाई, ये भी है, पढ़ते जाओ भाई अभी पहले। अच्छा ये तो क्या है, ये नॉन परमानेंट की बात कर रहा, टेम्परेरी की बात कर रहा, ठीक है ना। टेम्परेरी, इसका इतना निकालोगे टेम्परेरी आ जाएगा। टोटल ये दिया 740 भाई, परमानेंट अस्थाई दिया है। फिर आपको बता रहा 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉई। भाई जितने टोटल इंप्लॉई होंगे इसका 7/15, ये भी बड़ा दुख की बात है ना, दुख की बात नहीं है, अच्छी बात है। 7/15 इज मोर देन द टोटल टेम्परेरी इंप्लॉइज, इतना तो टोटल टेम्परेरी इंप्लॉई से कितना ज्यादा है, टेम्परेरी फीमेल, यानी टेम्परेरी फीमेल ना, टेम्परेरी फीमेल से कितना ज्यादा है, मतलब इनका डिफरेंस चाहिए। तो आप लोग कुछ लोग इसको फ्रैक्शन में ही मानेंगे। अच्छा सबसे आसान तरीका फ्रैक्शन में किसी चीज को लेट करने का क्या,
जितनी चीजें आप लोग फ्रैक्शन में आप लोग पढ़ रहे हो उसको ध्यान दो। डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 5 है, 3 है, 15 है। सबको एक बार माइंड में, मतलब ये लिख के नहीं समझो, क्वेश्चन देखते ही समझो। सबको देख दिया भाई, 3, 8, 5, ये इन सबका एलसीएम कितना होगा भाई 60। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल 60 इंप्लॉई हैं। क्या कह सकते हैं, जैसे आप लोग 100 मानते थे ना, वैसे आप क्या मानो, वैसे आप लोग सारे डिनोमिनेटर के एलसीएम के वैल्यू, मतलब वैल्यू का एलसीएम आप लोग टोटल इंप्लॉई मानो। अब देखो कितना खटाखट सॉल्व होता जाएगा। आप कहोगे सर देखो 60 में 2/3 मेन है, देखो कितना आसान हो गया। मानने का तरीका से हुआ, ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हो, भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल इससे देखो 60 कैसे माना। 60 भैया 2/3, ध्यान दीजिएगा 2/3 3 का, 8 का, जितने भी आप लोग फ्रैक्शन 15 का, ये सब वैल्यू का क्या है, ये एलसीएम 60 इंप्लॉई, 60 का 2/3, तो 3 20 दुनाई 40 मेल है और कितना है, यानी 20 वोमेन है। ये बोल दोगे क्या टोटल। अब कह रहा है टेम्परेरी मेल कितने हैं, इसका 3/8। आप बताओ इसका 3/8 करोगे कितना होगा, तो 8 पंचे 40, 5 से 15 मेल टेम्परेरी है भाई। अच्छा इसका कितना 2/5 करोगे, तो 5 24 4 नहीं 8 वोमेन टेम्परेरी है। वाह बहुत अच्छी बात है। जब टेम्परेरी मेल आ गया, टेम्परेरी फीमेल आ गया भाई, तो कह रहा है कि टोटल जो है यहां इंप्लॉई का निकालना। अच्छा टोटल वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तब निकालो, 740। देखो वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तब रिलेट करिए। वैल्यू क्या दिया भाई, ये टोटल इंप्लॉई है, परमानेंट इंप्लॉई है। और परमानेंट इंप्लॉई आप बताओ 15, टोटल इंप्लॉई 60 में 15 और 8 23 क्या है, यानी मेल और फीमेल कुल मिला के टेम्परेरी है। तो परमानेंट कितनी है भाई, मेल फीमेल अलग अलग करने की जरूरत भी नहीं है, कितना 37 लोग परमानेंट है ना। 15 8 23 में से 60 में से 23 घटाओगे, 37 लोग परमानेंट है, 37 परमानेंट हैं। और हमें चाहिए क्या भाई, यहां चाहिए 7/15। तो आप बताओ 7/15 कितना होता, 15 चौका 60, 7 चौका 28, टोटल इंप्लॉई 28 और अंतर 28 किससे, यानी 28 जो है टेम्परेरी फीमेल, 8 से कितना ज्यादा 20 रेशियो, 20 की वैल्यू चाहिए आपको। 37 की वैल्यू दिया, परमानेंट इंप्लॉई दिया है 740, तो एक की वैल्यू कितना है 20 हुआ सर, तो 20 की वैल्यू चाहिए, तो 20 की वैल्यू 20 × 20 400 भाई, ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, जरूरी नहीं कि हम कह रहे हैं 60 मानो, 200 मान लो, 500 मान लो, 1000 मान लो, लेकिन ऐसी वैल्यू मानो कि जैसे 2/3 3/8 15 इन सबसे कट जाए। तो हम क्या मानेंगे, 100 ना मान के, आप लोगों को बार बार बताए थे, कुछ लोग x मानेंगे, लेकिन आसान है, डिनोमिनेटर का एलसीएम मानो आप लोग, तो 60 मानोगे। 60 टोटल इंप्लॉई जैसा कह रहा क्वेश्चन, उसका 2/3 मेन है, तो यानी 40 मेन, बाकी 20 कितने वोमेन है भाई। मेन का 3/8 क्या है, टेम्परेरी मेन है, इंप्लॉई है, 3/8 होता 15 है। वोमेन का 2/5 यानी 20 का 2/5 8 होता है। तो कुल टेम्परेरी इंप्लॉय 15 और 8 कितने 23 हो गए। तो कुल 23 यानी 60 इंप्लॉय में 23 अस्थाई इंप्लॉय है, यानी नॉन परमानेंट इंप्लॉय है या टेम्परेरी इंप्लॉय है। तो भाई परमानेंट कितने 37 की वैल्यू 740 दिया है, तो निकालना क्या है भाई, टोटल इंप्लॉय का 7/15 यानी 60 का 7/15 कितना हुआ 28 हुआ भाई। ये जो है अस्थाई ओमेन, यानी 8 से कितना ज्यादा 20 ज्यादा है। जब पता 37 की वैल्यू भाई 740, एक की वैल्यू 20, तो निकाल लोगे ना, कितना आसान है। चलो इसको बताओ, इसको तो आप लोग बता दोगे, हमें पूरी उम्मीद है। क्या करा भाई, 12,000 रुपए की धनराशि पर तिमाही संयोजित। अच्छा ये तो बहुत आसान कर दिया गया है। तो ये आया था सर एसएससी जीडी में, यस बिल्कुल आया था। आपको पता होना चाहिए जब तिमाही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यानी तिमाही का मतलब हर 3 महीने, यानी आपको बोल दिया जाए कि भाई एक साल में, अगर एक साल में कितने महीने होते हैं, आप कहोगे 12 महीने होते हैं। तो तिमाही महीने मतलब हुआ कि 12 महीने का कितना भाग, आप कहोगे 12 में, तिमाही का मतलब 3 3 3 यानी 4 भाग, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम बोल दें एक साल में 12% हुआ, तो एक महीने में कितना, तो 4 महीने में कितना 4%, 3 महीने में कितना 3%।
तो 3 महीने का मतलब जो 12 3 महीने कितना 1/4 भाग है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में अगर 20% है तो तिमाही का मतलब एक साल का 1/4 भाग, तो 4 पंचे 20 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगा। सत्य बात है बिल्कुल। समय 9 महीने है, बताओ 9 महीने में 3 3 कितने महीने होंगे सर? 3 3 9 महीने में सर 3 होंगे, यानी 3 से भाग कर दो तो कितने होंगे 3 महीने, 3 टाइम्स होंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम एनुअली के तरीके से सॉल्व करें कि पहले 3%, पहले 12,000 का पहले 3 महीने में 5%, अगले फिर 3 महीने में 5%, फिर अगले 3 महीने में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो 3 टाइम्स के तरीके से लगेगा। तो ये हो गया कि 12,000 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 बार इंटरेस्ट निकालना हो या 3 साल का, बात बराबर है। निकाल लो भाई, क्या करोगे? ये आप लोगों को बताए थे ना, 3 साल 12 पंचे 60 यानी ये 600 हुआ। फिर यहाँ 600 का 5%, 6 पंचे 30 30 हुआ। फिर यहाँ पे 5%, 5 3 15 यानी 1.5 हुआ। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 से, मल्टीप्लाइड बाई 1 से। 6 3 1800 ना, 30 3 90 प्लस 1.5 सब जोड़ोगे 1890 91.5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको बताए थे पास्कल लॉ। ये तो सबसे 3-4 तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट के निकालने के बताए थे। इसमें एक तरीका था भाई 2 बार निकालना हो या 2 साल के निकालना हो। 2 1 3 साल के लिए ये 3, 2 का 1 ज्यादा 3, 4 साल के लिए 1, 3 का 1 ज्यादा 4 ना, 3 + 1 4, 3 3 6, इसका 1 ज्यादा 4। ये फॉर 2 टाइम्स या 2 ईयर, ये फॉर 3 टाइम्स या 3 ईयर, ये 4 टाइम्स या 4 ईयर। किसी मनी पर 4 बार अगर हमें ब्याज निकालना है, वो चाहे तिमाही हो या क्वार्टरली हो या मंथली हो या ईयरली हो, कोई मतलब नहीं है। हमेशा पहले ब्याज का मूलधन का इंटरेस्ट निकालोगे, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, यानी 2 बार निकालकर 2 और 1 से मल्टीप्लाई करो। ये वाला मनी हमारा साधारण ब्याज होता था और ये पूरा जोड़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज होता था, और ये CI का अंतर होता था। 3 साल के लिए पहले मनी का प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, फिर यानी 3 बार प्रोसेस फॉलो करोगे। ये आप लोगों को विद एग्जाम्पल बता चुके हैं भाई, और आई होप सबने सॉल्व कर भी लिया होगा। बहुत अच्छी बात है। चलो इसको बताओ, प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। कहोगे सर? बिल्कुल बताएंगे। क्या बताएंगे भाई? अ सर्टेन सम ऑफ मनी अर्न इतना सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ सेम सम सेम रेट फॉर 2 ईयर इतना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोगों को जैसे ये क्वेश्चन होगा क्या ध्यान समझना कि क्या हम इसको स्लैब मेथड से करें कि क्या हम जो है इसको फॉर्मूले से करें। जैसे कह रहा है कि किसी धनराशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 540 है और उसी रेट से उसी मनी पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं है, प्रिंसिपल चेंज नहीं है, तो आपको यह पता साधारण ब्याज क्या होता है भाई, हर साल बराबर होता है। अगर हम कहें कि भाई 3 साल का साधारण ब्याज 540 है तो 1 साल का ब्याज बताओ, आप कहोगे 540 डिवाइड बाई 3 यानी 180 रुपए है सर 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज 180, अगले साल का भी 180 और अगले साल का भी 180 है कि नहीं, यानी हर साल 180 ब्याज लगेगा। वेरी गुड। तो आप कहोगे सर पहले इसको स्लैब से सॉल्व करें। बिल्कुल स्लैब से सॉल्व करिए। और स्लैब के लिए 3 साल का ये बताया था, इसमें जहां डेटा पहले फिट बैठता है वो बैठाओ। कहोगे सर 3 साल में 540 3 साल का साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज वाला होता है, यानी सर 180 यहां होगा, 180 यहां होगा, 180 यहां होगा। तीनों साल का साधारण ब्याज 540 सर जोड़ लीजिए वही होगा, बिल्कुल होगा वही। वेरी गुड। अब सबसे दिक्कत यह है भाई, क्या दिक्कत है, 2 साल का दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा 2 वर्षों का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं ये कॉलम होता ना 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का, मतलब 180 प्लस यहां जो अमाउंट होगा इनका योगफल 376 इतना होगा। मतलब यहां जो अमाउंट होगा, यहां मान लो अगर x होगा तो ये क्या होगा 376.20 माइनस भाई 180 कितना हुआ 360। मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 साल का साधारण ब्याज दिया है, तो 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी दिया है। बहुत अच्छी बात है भाई। कहोगे सर कितना है, तो बिल्कुल पॉइंट तो होगा ही, 20 तो रहेगा। यहाँ पे 6 होगा, 7 में से 6 गया 1,
ना, कहोगे 16.2, वाह, मतलब यहां जो होगा भाई वो 16.2 होगा, हम भी कहेंगे होगा, बहुत अच्छी बात है। निकालना क्या, अब तो सब खेला खत्म हो गया, निकालना क्या है, निकालना क्या सर, इतना, फाइंड द सम, मनी क्या है। आपको पता सर, प्रिंसिपल का जितना परसेंट यहां होता है, इस मनी का इतना ही परसेंट यहां होता है, और यही मतलब ये आपको बताए थे ना, यही तीनों पे होता है। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और इसका उतना ही परसेंट यहां होता है, मतलब जो प्रिंसिपल का अगर जो भी 5% 8% होगा वही तीनों पे होगा ना, और इसका, इस इंटरेस्ट का उतना ही परसेंट इन तीनों पे होगा, इसका उतना परसेंट यहां अलग होगा। क्यों होता है ये हमने बताया था भाई, इनमें कंफ्यूजन मत करो। अच्छा, अब आप बताओ सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल का 180 का कितना परसेंट 16.2 है। भाई 180 कितना परसेंट 16.2 है भाई सर, 16.2, 180 का कितना परसेंट है। आप कहोगे वाह, निकाल लेंगे सर, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी जाती तो वो होता। आप कहोगे यस, 18 9 162, एक कैंसिल हो गया सर, कहोगे 9%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल का 9% भी 180 होगा। हाँ बिल्कुल होगा भाई। तो कहोगे सर 9% की वैल्यू 180 है, एक की वैल्यू 9 दूनी 18 20, प्रिंसिपल बराबर 2000, ओरल बता सकते हो सर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आ गया, तो प्रिंसिपल का ऐसे कर दो सर, 9% बराबर होगा 180, तो प्रिंसिपल बराबर सर कितना होगा, आप बताओ, यहां पे 2000 हो, बिल्कुल 2000 इज द करेक्ट आंसर। यहां से कुछ भी कहा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, 4 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, सब निकाल सकते हो। अगर ये स्लैब मेथड पढ़े हो भाई तो सब निकाल सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला पढ़े हो तो कुछ ना कुछ डाउट आएगा, कंफ्यूजन होगा, वो भाई आप लोगों के बस की बात है, तो क्लियर कीजिए। चलिए इसको बताओ, इंस्टॉलमेंट बहुत बार आप लोग बता चुके भाई, गला खराब है भाई, बार बार पानी पीना पड़ रहा। चलो इसको बताओ आप लोग, हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। आपको फॉर्मूले से भी बताया था और बेसिक भी रेशियो से भी बताया था, तो रेशियो करो। सबसे पहले देखो 2 साल की बात की जा रही ना, 2 साल में और इक्वल इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा, सम कितना है, 13,360 रुपए है। कैसे करते थे भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 8 सही 3/4% की वैल्यू कितनी होगी सर, तो 8 सही 3/4%, आप बताओ, 4 8 32, 3 35/4 सर, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो लगा देंगे, 5 7 35 और 5 8 40 सर, 7/80 फाइनली होगा। यानी जैसे 100 रुपए पर 8 सही 1/3/4% ब्याज, वैसे सर 80 रुपए पर कितना, 7 रुपए ब्याज। कैसे करते थे 2 साल का सर, यानी 80 प्रिंसिपल होता था सर, 7 रुपए ब्याज लगने के बाद जो है 87 क्या हो जाता था सर, आप कहोगे सर 87 जो है हमें अमाउंट बन जाता था ना, वही यहाँ पे तो ब्याज लगा, मतलब अमाउंट बन गया, तो इतना अमाउंट भैया इंस्टॉलमेंट में देना है, प्रिंसिपल प्लस जो है हमारा अमाउंट वैल्यू जो है वो टोटल इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में देना है। 2 साल का था, 2 साल भी इसका स्क्वायर करोगे ना, जैसे 80 इसका स्क्वायर करो कितना करोगे, दूसरे साल फिर से 80 इतना, तो स्क्वायर कर दिया करो, 2 साल के लिए कहा जाए तो 8 80 का स्क्वायर 8 64, इसका स्क्वायर करो कितना भाई, तो इसका स्क्वायर आपको पता है कितना होगा, आप कहोगे सर 87 का स्क्वायर यहाँ लिखना होगा, 13 कम 13 का स्क्वायर 69, 87 में से 13 कम 74 1 75 6569 सर। ये जो है ये आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट था, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट था। इंस्टॉलमेंट सर हर साल बराबर होती थी, हम इसको बराबर करते थे, कर दो भाई। ये तो किसका 87 का स्क्वायर है, यानी 87 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कर दो। यहाँ भी 87 से करना पड़ेगा ना, कर दो भाई। अगर हमें इसको बराबर करना, ये इंस्टॉलमेंट बराबर करना है, तो इसको बराबर करने के लिए इनमें 87 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसी लाइन में ये इसमें भी 87 से गुणा करोगे, तभी किसी रेशियो की बात करो, जितना पहले मल्टीप्लाई करो उतने में दूसरे में करो। अच्छा, कुछ लोग कह रहा है ये क्यों कर रहे हैं सर, ये भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉपरली हमने ये डिस्कस किया था, 2 साल का 3 साल का इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं और प्रिंसिपल कैसे फाइंड करते हैं। तो कहोगे सर ये 0, यहां से कितना हो जाएगा 0, 8 7 56, 8 9 64 और 5 कितना हुआ 64 5 69। तो सर अगर हम बात करें प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की बात करें, पहला इंस्टॉलमेंट 7569, दूसरा भी इतना है, हाँ बिल्कुल।
और अगर टोटल इंस्टॉलमेंट, कुल इंस्टॉलमेंट ये होगा और कुल ये प्रिंसिपल अमाउंट 0, ये 6 हुआ और यहाँ 9 4 13 के 3 हुआ, हासिल 1, 6 6 12 1 13। सर 2 साल में 13,360 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल होगा तो हमें उस प्रिंसिपल को चुकता करने के लिए पहले साल 7,559, दूसरे साल भी इतना किस्त देना पड़ेगा। सर कुल किस्त कितनी देनी पड़ेगी? सर ये कुल किस्त देनी पड़ेगी, दोनों को सम कर दो। अगर कुल की बात करेगा तो दोनों को सम कर दो, और प्रत्येक की बात करेगा तो 7569, दोनों का सम का मतलब डबल कर दो ना। 2 9 18, 2 6 12 1 13 हुआ, 2 5 10 1 11, 2 7 14 1 15। यानी अगर हम 13,360 रुपए हम जो है बारो करते हैं तो कुल किस्त के रूप में जो इंटरेस्ट लगेगा 15,138 रुपए कुल इंस्टॉलमेंट के रूप में वापस कर देंगे किस्त के रूप में। सर ब्याज कितना लगा? इन्हीं का अंतर, कुल इंटरेस्ट लगेगा। जो भाई इंस्टॉलमेंट होता है वो कुछ ब्याज होता है और कुछ प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों एक साथ मर्ज करके दिया जाता है ना। तो ठीक है सर, तो प्रिंसिपल सर 13,360, अरे भैया वही बराबर अमाउंट दे दिया गया। तो 13,360 की वैल्यू 13,360, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा तो 7569 डायरेक्टली आ जाएगा। है कहीं? ये है सी भाई, जितना वो तो करने के बाद इसी रेशियो में प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट और अमाउंट, ये सारी चीजें होंगी। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं है, वेरी गुड भाई। चलो इसको बताओगे लास्ट। हमने कहा था ना भाई CISI के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको देखो, 4-5 क्वेश्चन सबके करेंगे। इसको बताओ आप लोग। पढ़िए ध्यान से। ये भाई 33 सही बटा 3 है, ये 331 सही नहीं। ये देखो, ये सही तरीका ये लिखा है। A man want to invest 16,850 in बैंक अकाउंट हिज 2 sons। अच्छा, वेरी गुड, बहुत कम राशि है, जिसकी आयु 12 साल और 16 साल है। सच अ वे दैट वी विल इक्वल अमाउंट एज ऑफ 120 ईयर्स। एज ऑफ 120 ईयर, 120 साल बच्चे जिएंगे भी? सर हो सकता जिए भाई, क्वेश्चन कर रहा तो जिएंगे भी। आज की डेट में 120 साल जीना बड़ा मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द शेयर ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दिया गया कि जीने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हम क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि आप बताओ कि 16,850 रुपए, 16,850 रुपए ये 2 अपने पुत्रों के नाम, 2 बेटों के नाम जमा करता है। मान लो पहले बेटे के नाम P1, दूसरे के नाम P2। इतना प्रिंसिपल दोनों का सम P1 प्लस P2 का सम इतना होगा, बिल्कुल होगा भाई, इतना ही जमा कर रहा। और उन पुत्रों की एज कितना जब जमा किया ना, पहला 12 ईयर है, दूसरा 16 ईयर है, बिल्कुल सही है। when he will 120 ईयर, बताओ वाह भाई, जब 120 साल के होंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान है, 120 साल के होंगे तब उन्हें इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 वो दोनों का बराबर है। तो सबसे अच्छी बात है दोनों का बराबर है, मतलब 35 सही 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसकी वैल्यू 1/3 होती है, यानी 3 अगर मूलधन होगा तो 1 साल में 1 ब्याज होगा, तो 4 अमाउंट हो जाएगा। मतलब 3 रुपए पहले साल इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल में 1 रुपए ब्याज और 4 अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ध्यान दो, मान लो हमने P1 रुपए जमा किया, तो P1 रुपए पहले बेटे के नाम कितने सालों के लिए जमा किया, ये भी इंपॉर्टेंट है ना भाई। 12 साल का है तो 120 साल का कितने साल होंगे, तो 12 और 120 में अंतर का मतलब कितना होगा? सर 108 साल के लिए जमा किया गया। अरे वाह। 16 साल का 120 साल का कब होगा सर? 104 साल का, मतलब 108 साल के बाद पहले बेटे को इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब पूरा अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। दूसरे बेटे को 104 साल बाद मिलेगा, दूसरा बेटा 4 साल बड़ा है। मतलब ये हुआ कि 3 रुपए 1 साल में, 3 रुपए पर 1 साल में 1 रुपए इंटरेस्ट होगा ना, 1 रुपए ब्याज होगा, 4 अमाउंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको प्रिंसिपल मान लें तो 3 अगर प्रिंसिपल होगा तो 1 साल में 4 अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 1 साल में 4 अमाउंट, तो 108 सालों में कितना, इतना अमाउंट। या ऐसे कर दिए 1 + r/100 की पावर n का मतलब कितना होगा, वही फिर से हो जाए, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहां भी देखो, ये जो है ना भाई, दूसरे बेटे के नाम P2 कितने साल के लिए, 16 से 120, 104 साल के लिए। 3 रुपए था, 4 रुपए हो जाएगा अमाउंट। अगर 104 साल में कितना हो जाएगा सर, 104।
ये जो अमाउंट है सर ना बराबर है, ध्यान दीजिएगा, आप सब बराबर कर दो, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या निकल के आई, दोनों प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आया। कितना आया भाई, ये 4/3 की पावर 104 है, ये 4/3 की पावर 108 है। वो जान के ऐसे दिया होता है। देखो क्या बचेगा, ये इससे पावर घट जाएगी, माइनस में हो जाएगा, या ऐसे करो इधर आएगा। जैसे होता है ना, क्या करते थे आप लोग, क्या करने का मतलब, a की पावर अगर हम बोल दें 2 है, a की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर -2 बोल सकते हो ना, या 1/a² बोल सकते, नहीं बोल सकते हो। वही चीजें देखो, 4 से 8 यानी 4/3 की पावर -4 हो गया, यानी 3/4 की पावर उल्टा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। ये भाई कितना हुआ, 4/3 यानी 4 की पावर भी 4, 3 की पावर 4, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना सर, 81 होता है। 4 की पावर 4 का मतलब 256 होता सर। तो सर ये जो प्रिंसिपल P1 और P2 का रेशियो ये मिल गया, हाँ मिल गया, उसी में बांट दो सर। क्या कह रहा है, किसको चाहिए, फाइंड द शेयर ऑफ एंगरसन ना भाई। तो फाइंड द शेयर, अरे दोनों में 2-2 बार इंग्लिश में लिख उठा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ यार, इंग्लिश में भी वही पढ़ रहा हूँ, हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो एंगर का छोटे वाले का बताना है, कहोगे सर 6 1 7, तो ये यहाँ बता दें भाई, कहाँ लिख दें, जहाँ आप कहो तहाँ बता दें। अब तो आप लोग बता दो, रेशियो जब हो गया तो कोई इशू नहीं। तो 6 1 7 भाई, प्रिंसिपल का P1 P2 6 1 7 हुआ, 8 5 13 के 3 हुआ, कैरी 1 2 1 3, 337 टोटल प्रिंसिपल है, 16850 के बराबर है। क्या चाहिए, यानी 81 की वैल्यू, एंगर का कितना इन्वेस्टमेंट वो चाहिए। देखो 5 बार जाएगा, 5 बार डायरेक्टली दिया गया, तो 0 5 1 5 8 40 भाई, 4050 रुपए, 4050 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, जो लोगों को समझ में आ गया होगा वो ऐसे नहीं डायरेक्ट भी कह सकते थे कि सर 12 से 120 108 इतना, तो 4 बराबर टाइम होगा, 4 साल का हमेशा गैप रहेगा, मतलब ये इसके जो है ये 4 साल ज्यादा इसके नाम इन्वेस्टमेंट करना पड़ा होगा। ये समझ में आ गया ना बेसिक। और कुछ लोग जो है जो समझ गए होंगे हमारी भावनाएं को, बेसिक को, तो ये भी कर सकते थे, कुछ नहीं करना था, ये करते सर 4 साल इसके नाम ज्यादा जमा करना पड़ेगा, इसके साल 1 साल, तो 4 साल ज्यादा जमा करने पड़ेगा, तो डायरेक्टली P1/P2 आ जाएगा सर। तो 4 साल ज्यादा जमा करना पड़ेगा, यानी 5 साल, ये एक होगा तो 4 साल ज्यादा यानी 5 साल, इसको तो डिवाइड करोगे तो 4 साल का रेशियो निकल आएगा, तब भी सही है। ओके चलो, आई होप इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग बता दो कि अच्छा एक और क्वेश्चन है, वेरी गुड। चलो एक और बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन 5000 फॉर 2 ईयर इतना, फाइंड द इंटरेस्ट। ये आप लोगों को बिल्कुल फॉर्मूले से भी बताए थे और ट्रिक से भी बता दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या था भाई, ये फॉर्मूला बताए थे फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला था, ये ज्यादा कभी कभी इजी हो जाएगा, वो आप लोगों के ऊपर है। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर, ये फॉर 2 ईयर। अंतर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल में रिलेशन होता भाई, वेरी गुड। अच्छा 3 ईयर में क्या बताए थे, कहोगे सर ये बताए थे CI - SI बराबर P, जो 2 साल का होगा वो तो रहेगा, इनमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन 3 साल के लिए 300 प्लस R बाई, ये 300 और जुड़ जाएगा भाई, सॉरी बाई 100 और जुड़ जाएगा, बस वेरी गुड। बताओ कोई कंफ्यूजन है, बाई 300 और जुड़ जाएगा बस। तो फिलहाल इससे निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे आपके पास एक और तरीका है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब किस रेट से इतना होगा, मतलब ध्यान दो अब भाई फिर चेक करना पड़ेगा। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ये 2 साल का है ना, 5000 है भाई, 5000 का जितना यहाँ होगा वही इतना होगा, तो दोनों का सम 128 यानी लास्ट में 8 आना चाहिए। तो भाई आप लोग करोगे 5000 का 10% 50 नहीं आएगा, 16 पर 16 पंचे 80 8, तो 16 8 128 आ जाएगा, 16% सही है। चेक कर लो, देखो 16 पंचे 80 ना, ध्यान दोगे 80 यहाँ 80 यहाँ, 16 से ये 800 होगा, 16 8 128 यहाँ, ये तो है 128 यहाँ। तो ऑप्शन से ज्यादा आसान है, मतलब फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला लगाइए, आपको पता होगा आ जाएगा। चलो इसको बताओ,
इनमें कोई कंफ्यूजन है भाई? जल्दी बताइए, यस या नो। अगर समझ में आ गया होगा एक बार लाइक और जरूर कर दीजिए। थोड़ा सा जुकाम है इसलिए थोड़ा तेज कम बोल रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कहोगे आप? कहोगे क्या? क्वेश्चन दिया सर, इफ 25 ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% 1/4 ऑफ y। वाह वाह, दो वैल्यू है। कौन सी वैल्यू भाई? x एक वैल्यू है। सुनहरे अक्षरों में x लिख दो, सुनहरे अक्षरों में y लिख दो, जैसा कह रहा फॉलो कर दो। 25% ऑफ हाफ ऑफ x का हाफ का 25%, 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 25/100, 1/4 लिख दिया। फ्रैक्शन कर रहे हैं। हाफ इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4, 2.5 टाइम्स ओके वैल्यू ऑफ 30%, 30% का मतलब 3/10, 30/100 यानी 3/10, 1/4 ऑफ y, सब उसी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वल है, बराबर है, बराबर कर दो, जैसा करा वैसा कर दिया। तो आप लोग x और y का यहां से रिलेशन रेशियो निकाल सकते हो ना, निकाल लो भाई, सबसे आसान हो गया। पॉइंट हटा दो, यहां 10 हो गया, हो गया। अच्छा, वेरी गुड। इसमें कुछ कट रहा है? यस, 55 25, 5 दूनाई 10। यहां से सर 2 2, ओहो, ऊपर कुछ है नहीं, नीचे चलो अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे रहने दो। यहाँ x y इधर लाओ सर, यहां से क्या बचा? 5 दूनाई 10 ना, चाहो तो कट कर दो, लेकिन मतलब ऐसे कर दोगे 2 दूनाई 4। सर इधर सिर्फ 2 बचा, इधर ऊपर 3 बचा, तो 3, इधर नीचे 2 है ना, इधर अगर नीचे 2 है, ध्यान दीजिएगा, इधर नीचे 2 है यानी 1/2, और उधर कितना बचा? 1/2, उधर कितना बचा? इधर यार 3/4 भी तो है। आप लोग खामखा कंफ्यूजन करवा देते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, हमने कट कर दिया, लेकिन चलो 3/4 ये था और 2 इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3/2, यानी x 2 है, x 3 है, y 2 है। अब कुछ करना कहाँ है, जैसा करा फॉलो कर दो। x इज वाट परसेंट मोर या लेस देन y, तो भाई x y से कितना? आप कहोगे 3 2 से कितना मोर देन 1, किससे? 2 से इंटू 100, 50% भाई, यानी मोर देन की बात करेंगे ना, x का किससे? y से तुलना करना है। ऑप्शन नंबर बी 50% मोर। बताओ कोई डाउट है? कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर है? जैसा करा वैसा फॉलो कर दिया भाई, फॉलो कर दिया, डायरेक्टली आंसर हो गया। ओके, इसको बताइए, ध्यान से पढ़िए फिर बताइए, पहले रीड करिए, क्योंकि हम तो हैं ही हैं आपके साथ भाई। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष, अच्छा शेष महिला, यानी 55 पुरुष है तो 45 महिला हैं, बहुत अच्छी बात है। 40 पुरुष अशिक्षित हैं यानी इलिटरेट हैं, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है? बना लो भाई। भाई प्रतिशत पूछ रहा तो वैल्यू क्यों दे रखा है? हमें लगता है इसके आगे कुछ और जरूर था, लेकिन भूल गया है, टाइप करना भूल गए हैं ना। देन व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मेन इज मोर देन नंबर ऑफ अनएजुकेटेड वुमेन? ये परसेंट में आना चाहिए, तो इनको चलो कोई बात नहीं, परसेंट नहीं आएगा तो हम लोग ला देंगे। ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन हम और आप गलत नहीं हो सकते हैं। कहोगे सर टोटल निर्वाचन क्षेत्र में 100 लोग हैं। भाई टोटल जो है वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वेरी गुड। उसमें 55%, 100 में 55 लोग मेल हैं, 100 में 55% मेन है, इसका मतलब 45% वोमेन है। आप बताओ इसको हम कुछ और माने कि ऐसे रहने दें? पास रहने दें। 40%, 40% ऑफ मेन इलिटरेट एंड 40% वोमेन आर एजुकेटेड। हमें क्या चाहिए, किस पे कंसंट्रेट करना? नंबर ऑफ एजुकेटेड मेन, एजुकेटेड मेन चाहिए, और कह रहा है कि 40% पुरुष, सॉरी 40% ऑफ द मेन आर इलिटरेट, यानी 40 अगर इलिटरेट होंगे तो लिटरेट कितने होंगे, यानी एजुकेटेड कितने होंगे? हमें एजुकेटेड चाहिए भैया।
तो 55 का 60% एजुकेटेड होंगे। आप कहोगे सर 3/5 इसकी वैल्यू होती है, 11 3 33, 55 में 33 मेल एजुकेटेड होंगे, क्योंकि एजुकेटेड की बात कर रहा है, तो क्यों हम अनएजुकेटेड निकालें? चाहिए होता तो निकाल लेते, कोई बात नहीं। इलिटरेट एंड 40% वोमेन्स आर एजुकेटेड। अच्छा 40% क्या वोमेन महिलाएं जो है एजुकेटेड हैं। अच्छा व्हाट परसेंट नंबर ऑफ एजुकेटेड मेन मोर देन नंबर ऑफ अनएजुकेटेड वोमेन। अच्छा भाई आपको फिर वही चीजें, भाई 40% क्या है, यहां जान के कंफ्यूजन कर दिया गया, करा कि अब 40% जो है वोमेन एजुकेटेड है, लेकिन चाहिए क्या, अनएजुकेटेड चाहिए, यानी ये अनएजुकेटेड वोमेन्स चाहिए, तो वो भी 60% होगा। 40 अगर एजुकेटेड वोमेन्स हैं तो 60 अनएजुकेटेड होंगी। 3/5 करोगे, 5 9 45, 9 3 27, यानी 27 वोमेन अनएजुकेटेड हैं, तो 33 मेन एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, और 27 महिलाएं अशिक्षित हैं। तो शिक्षित पुरुष इनका भी चाहो, इससे कितना अधिक है, कहोगे सर 3 ग्रहियम 3 3 9 27, 11 9 11 से कितना अधिक है, 2, यानी 9 से इंटू 100। जो हमारे शिक्षित यानी जिनमें परसेंटेज मोर या लेस निकालना है उनका भी रेशियो निकाल सकते हो। ये शिक्षित यानी एजुकेटेड पुरुष अनएजुकेटेड महिलाओं से कितने परसेंट ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है, चाहे इनका भी रेशियो निकाल लो, तो 3 से 11, 3 से 9, 11 9 से कितना ज्यादा, 2, किससे 9 से इंटू 100, 200/9, तो इसका मतलब 22.22% है। 22.22%। ये कुछ और दे दिया गया भाई, हमें लगता है यही दिया, लेकिन कंफ्यूजन से पॉइंट लगाना भूल गया वो। चलिए कोई बात नहीं, चलो फिलहाल 22.22 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए इसको बताइए। वेरी गुड, इसको पढ़िए ध्यान से। चलिए बताइए क्या आएगा भाई। कहोगे अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 16%, देन इंक्रीज बाई 14, देन नंबर 10 ऑब्टेन रिड्यूस बाय, भाई एक ही नंबर को बार बार घटाया बढ़ाया जा रहा है। फाइंड द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज नियरेस्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना है, मतलब कोई नंबर था ना, उसको पहले क्या किया गया, बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया, फिर कम कर दिया गया। नेट चेंज की बात कर रहा है। पहले 16 बढ़ाया गया, फिर 14 बढ़ाया गया, फिर 13 कम कर दिया गया। आप बताओ, इस वाले से 100 करके आप लोगों को बताएं कि 3 तरीके आपको बताए थे क्या मतलब 3 का नेट चेंज क्या होता, परसेंटेज नेट चेंज का फॉर्मूला, नेट चेंज का फॉर्मूला 2 का हमें पता है, x प्लस वाई एक्स वाई अपान 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। और अगर हम प्लस रखते हैं इंक्रीज के लिए, माइनस डिक्रीज के लिए, बताए थे ना भाई, तो पहले 2 का निकाल लो, जो 2 का है 30 से निकाल लो, चाहे 100 से बनाओ। इन 2 का निकालने भाई, पहले 16 बढ़ा फिर 14 बढ़ा, तो नेट कितना बढ़ा, कहोगे 16 प्लस एक्स 14 प्लस वाई प्लस 16 इंटू 14 डिवाइड बाई 100। सर 16 14 30% है, हाँ बिल्कुल है, और प्लस यहाँ 14 इंटू 16, तो सर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1 224, तो 224 में डेसिमल लगा देंगे सर 32.24%। इन दोनों का परसेंटेज नेट चेंज आएगा, बिल्कुल आ गया, वेरी गुड। 2 का आया, पहले किसका, पहले 16 बढ़ा फिर 14 बढ़ा, 2 का ही आ गया। अच्छा अब क्या करते, तीसरे को भी निकालना, एक बार फिर से बढ़ाना है, उसी कंटिन्यूअसली बढ़ाना है, तो जो ये आएगा ना, अब इसको x हो जाएगा, और बाकी जो अगला ये 30% रिड्यूस, यानी y की वैल्यू माइनस हो जाएगी, रख दो। कहोगे क्या आएगा सर, x की वैल्यू 32.24 माइनस y 30 प्लस माइनस माइनस 32.24 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, यही है ना। कहोगे सर ये तो आ गया 2.24, माइनस ये करना है, माइनस ये करना, कर दीजिए। सर हम ये कर दें, ये कर दीजिए, आपको गुड़ाई तो करना है। कहोगे सर मतलब पूरा एग्जैक्ट नियरेस्ट बता देते हैं भाई, 3 चौक 12 2 हुआ, 3 दूनी 6 1 7 हुआ, और 3 दूनी 6 3 त्रिक 9। सर डेसिमल 2 तो है ही, एक डेसिमल को जैसे एक और लगा दीजिए 9। सर देखने समझ में आ रहा, ये माइनस का 9.67 है सर 0.2, तो 9 में से 2 गया 7 पॉइंट समथिंग आएगा सर। तो सर नो डिक्रीज 9, तो इन सब में बात की जाए, इन चारों में 6 तो होगा नहीं भाई, 6 से ज्यादा होगा, तो 7% हो जाएगा ना सर, बिल्कुल
7 से ज्यादा आएगा तो सर 7 वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आसान है कि बताओ बढ़ा बढ़ा के आसान है, जैसा आप बताओ। एक और तरीका है, 100 मान के करोगे तो भी आ जाएगा, रेशियो से फिर टफ होगा, क्योंकि रेशियो में तभी इजी होगा जब रेशियो लाइक वैल्यू दी होंगी ना। ओके, इसको बताओ भाई। ये तो बहुत बार ये बहुत होता ना, पहले एसएससी सीजीएल का बहुत पेट क्वेश्चन हुआ करता था। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन बहुत बार आया, मतलब ये बार बार डेटा चेंज कर करके आया। पहले तो फिक्स था, यही वाला था, लेकिन जो है चलो कुछ लोगों को तो आंसर भी याद हो गए होंगे इसके। राघव बेसिक से करें कि एलिगेशन से भी करते हैं और बेसिक से भी करते हैं। बेसिक देखो, राघव अपनी आय का 100% खर्च करता है। भाई राघव की इनकम अगर 100 रुपए मान ले, तो जो अपनी आय का 80% का मतलब 80 रुपए खर्च करता, चाहे परसेंट मान लो, यानी उसका सेविंग क्या होगी 20 रुपए। हमें पता भाई इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती, 100 पहले थी 12% बढ़ा दो, कहोगे सर कितनी होगी 12% बढ़ाने पर? 112 हो जाएगी। 100 को 12 बढ़ाओगे 112 हो जाएगी ना, बहुत अच्छी बात है। बचत को 10% कम हो जाती है। भाई सेविंग पहले 20 थी, अब 10 कम कर दो, तो 10 कम कर दो, 9 दूनी 18 यानी 1.8 कर दो, या ऐसा कर समझ जाओ कि जो है 20 का 10% कितना 0.2 कम करो, कितना हुआ सर 20 का 10% कितना हुआ? 2 हुआ भाई। तो 2 कम करो, 2 कम करो कितना? 18 हो जाए। अरे 1 पॉइंट क्या कर रहे हैं आप? 18 हो गया सर, 18 कर दिया, 20 था 18 हो गया। अच्छा अब बताओ सर इनकम 112 है, अब बचत कितना 18 है, तो खर्च कितना होगा सर? घटा दो, 112 में से 18 घटा दोगे कितना हुआ? तो 2 में से 8 कितना, 12 में से 8 4 12 ना, यहां से 10 10 में से 11 94 है कि नहीं। 112 में जैसे ना 112 आय में से अगर सेविंग घटाओगे तभी तो खर्च आएगा। हाँ बिल्कुल सर इतना हो गया, तो बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई 12 उधर कम हुआ सर, 6 इधर कम कर दे 94। अब कह रहा है सर बताइए परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेंडिचर, पहले सर 80 था, बाद में 94 हुआ, तो एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हुई सर? परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ? 80 से 94 होने पर 14 बढ़ा सर, किससे? 80 से इंटू 100। ये बेसिक मेथड है, इसमें कोई जादू टोना नहीं करना है। 2 चौक 8 हुआ, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4, 214, 35/2 का मतलब 22.5। अरे 22.5 नहीं, 17 दुनाई 34, 17.5, 1.35, 17.5%। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ कोई कंफ्यूजन है? ये बहुत बार कर चुके हैं, इसको एलिगेशन से भी है, तो ये बेसिक तरीका था, इसमें हमने ज्यादा 3 पास नहीं किया, क्योंकि जो है हमें पता बहुत सारे लोगों को ये आंसर क्लियर होगा। चलिए एक दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। ये 11वां क्वेश्चन, जैसे आप लोग पहले सॉल्व करते थे ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। A is 28% more than B and C is 25% less than sum of A and B, then what percent will C be more than A? Okay, तो आप कहोगे सर A B से 28% अधिक है। यस यस, तो A B की बात करेंगे सर, अगर B 100 होगा तो A 128 होगा, चाहे परसेंट करो चाहे ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छा C की बात करा, जो C है सर A B के योग से 25 कम है, तो यो A B का योग कितना हुआ सर? 228। इतना आसान हो गया भाई। इससे 25 कम है, यानी 25 कम कर दो, 1/4 कम है, 4 से कम कर दो, 3/4 से गुणा कर दो, सी आ जाएगा सर। आ गया सर। 4 पंचे 20, 2 22, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 2 17, 171, सी 171। तो कह रहा ए जो है सी से, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? आहा क्या बात है, कह रहा सी ए से कितना अधिक होगा? 171 128 से कितना अधिक होगा? तो क्या जो है 3 से कटे, कोई रेशियो निकालोगे? नहीं, ऐसे कर दो 11 में से भाई कितना परसेंट मोर देन है? तो कहोगे सर इधर 28 जोड़, इधर 22 जोड़ दें, उधर 21 जोड़ दें, 21 और 22 कितना होगा सर? 43 ना, तो 43 ज्यादा है किससे? 128 से इंटू 100। ये तो सब आसान क्वेश्चन थे सर। 4 3 12, 4 दुनाई 8, 4 सर 25, यहाँ सॉल्व कर दो, यहाँ तो 2 25 का मतलब 100/4, 4 एकम 4 0, 4 से 28, 4 पंचे 20 डिवाइड बाई 32, 32 तिया कितना हुआ? यही आएगा सर, चेक कर लेते। 32 तिया 96 हुआ सर। 96 का मतलब कितना? 4 7 4 11, 115, 32 तिया 96 सर, 2 बार हुआ तो कंफर्म यही आएगा। 33.6 सॉल्व कर देंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये
प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन याद हो सबको, कितनी बार क्वेश्चन बताया था बताइए। तो उस वस्तु के लागत मूल्य के प्रतिशत बराबर हो, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है बताइए। एक वस्तु को इतने में बेचता है, एक वस्तु को इतने में बेचता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब रटा वाला क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस कितना है 75, 75 रुपए में बेचता है, उसे उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर जो सीपी होगा, जितना सीपी होगा उतना ही जो है प्रॉफिट होगा, जितना सीपी होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। तो आपको बताना है भाई कि जो है वस्तु का लागत मूल्य क्या है बताइए। बेसिक से बताइए, जितना सीपी होगा उतना प्रॉफिट परसेंट होगा। बेसिक से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा। आप बताओ ट्रिक तब बताएंगे। सर कंफ्यूजन है, चलो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दो। क्या करते हो, जो 75 होता ना, इसका ऐसा दो फैक्टर करो, डिफरेंस 10 आए। 15 पचे 75, 15 पचे 75, एक 10 यहां, एक जीरो यहां बढ़ा दो, एक जीरो यहां। या तो सीपी 150 होगा, ये तो सीपी कितना होगा 50 होगा। भाई 50 अगर सीपी होगा, 75 में बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट? आप कहोगे सर 25 का। और कितने परसेंट का प्रॉफिट? आप कहोगे सर 50% का। बात तो बराबर है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, इसका मतलब सीपी क्या होना चाहिए इतना, तो सीपी 50 रुपए। नहीं तो बेसिक से करके बताओ आप लोग कितना होगा। अगर लॉस की बात करता तो ये होता, ठीक है ना। तो जिसकी बात करेगा वो रिलेट कर दोगे यहां पे दिस। तो चेक कर लो, चाहे हमेशा जो है प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब सेलिंग सीपी से कम होगा, तो यही वाला सीपी मान लो आंसर। नहीं तो देखो कितना टफ था, x% इक्वल टू 75 माइनस x अपॉन सीपी इंटू 100। सॉल्व करो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तब भी आएगा। ओके चलिए 13वां क्वेश्चन, चलिए इसको बताओगे। 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। A man had 100 kg sugar, part of which sold 7% प्रॉफिट, 100 किलोग्राम है, कुछ को 7%, कुछ को 17% लाभ पर, और पूरा ओवरऑल गेन 10%। ये तो शुद्ध रूप से एलिगेशन है। क्यों? क्योंकि पहले भाग को बोला गया सर 7% प्रॉफिट, तो कुछ लोग 107 कर दें, कुछ लोग 7 ही प्लस कर देंगे जो इजी लगे। दूसरे भाग को 17% प्रॉफिट, कुछ लोग 117 करेंगे या 17% ही रहने दें। ओवरऑल 10% प्रॉफिट, कुछ लोग 110 करेंगे, कुछ लोग इतना, मतलब प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस कर दो, वही वैल्यू रख दो। एलिगेशन लगाओगे सर यहाँ 7 हुआ, 10 से 7 घटाएंगे 3 हुआ। तो ये किसका रेशियो आता सर? स्टार्टिंग में क्वांटिटी का रेशियो आता, सीपी का रेशियो आता, क्वांटिटी का। तो 7% वाले 7 भाग ये इतना, तो 7 3 10 की वैल्यू सर 100 kg, इतना इजी है सर। 1 kg की वैल्यू 10, यानी 70 kg क्या था सर 7% प्रॉफिट वाला, और 30 kg था इतना, तो 70 kg इज द करेक्ट आंसर। इतना इजी आता है सर भाई, एसएससी जीडी में तो आता ही है ना, एसएससी जीडी में तो आ ही सकता है। चलो इसको बताओगे आप। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए की दर से, समान संख्या 4 रुपए की दर से खरीदी। उन्होंने दोनों प्रकार को मिलाकर 2 की बेच दी। ये आपको कितनी बार करा चुके होंगे। 5 फॉर रुपी एट रेट ऑफ 5 पर रुपी एंड इतना। तो हमने बताया था भाई पहले आर्टिकल रखो, पहले 5 आर्टिकल 1 रुपए में खरीदा, दूसरे वैरायटी का 4 पर रुपी, यानी 4 1 रुपए में खरीदा। तो इसका मतलब दोनों को कितना कुल आर्टिकल खरीदा, हमेशा वस्तु बराबर खरीदी बेची जाएगी तभी प्रॉफिट लॉस होगा। और बराबर ही खरीद सकते हैं, बराबर करने के लिए पहले आर्टिकल को 5 4 को बराबर करने के लिए यहां 4 से गुणा करो और यहां 5 से गुणा करो। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कुल मिलाकर 40, और यहां पे ये कितना 4, यहां 5 यानी 9। इसका मतलब 40 को 9 में खरीदा। कभी भी यानी 2 को 4 में खरीदा, 2 को 5 में खरीदा, तो 1 रुपए में नहीं, क्वांटिटी को आप लोग बराबर कर दो, इतनी क्वांटिटी कितने रुपए में खरीद रहे हैं। तो 2 अलग अलग वैरायटीज खरीदते हैं, अगर क्वांटिटी बराबर कर देंगे तो उनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी भाई, उस क्वांटिटी के फॉर्म में उनकी वैल्यू क्या लग के आ रही है। कहोगे सर ये आ गई, वेरी गुड। सबको कह रहा सर 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। सर 9 की दर, ये क्वांटिटी है 2 रुपए में, रुपए इधर हमेशा क्वांटिटी पहले रखा करो। तो बताओ अब क्या होगा सर, इनको हमेशा क्वांटिटी बराबर करेंगे तभी प्रॉफिट लॉस बता पाएंगे। 40 खरीदा 9 में, 9 बेचा 2 रुपए में, सर यहां 9 से गुणा कर दें और यहां किससे गुणा कर दें, 40 से गुणा कर दें, तो 9 9 81 हुआ, और यहां 4 दुनाई 80, यानी 40 दुनाई 80 हुआ।
सर 360 को खरीदते हैं 81 में और 360 को बेचते हैं 80 में, बताइए लॉस होगा कितने का होगा भाई? 1 रुपए का लॉस होगा। तो पूछा क्या जा रहा, सफर लॉस 3 रुपए, हाउ टोटल आर्टिकल बॉट हिम। तो आपको ये यहां से एक आइडिया मिल जाएगा, सर 1 रुपए का लॉस होता है तो खरीदते बेचते हैं 360 क्या आर्टिकल, तो 3 रुपए के लॉस के लिए इसका 3 गुना, तो 360 का 3 गुने से मल्टीप्लाई कर दो, 1080 करेक्ट आंसर। ये बहुत बार सॉल्व किए होंगे इसलिए डायरेक्टली इसको बता दे रहे हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमेशा जब ऐसा दिया होगा, 2 प्रकार के अलग अलग वैरायटीज खरीदे जाते हैं, दोनों का क्वांटिटी बराबर करो, जोड़ो, सबको बेचते हैं अलग अलग क्वांटिटी अलग में, तो जब तक क्वांटिटी बराबर खरीदेंगे नहीं बेचेंगे नहीं, कैसे प्रॉफिट लॉस पता होगा? बराबर कर दिया। कुछ लोग ऐसे करते होंगे, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 9, इसको मल्टीप्लाई करके डबल कर दें, बात वही है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जा रहा। वेरी गुड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन मे बी टुडेज क्लास। यदि किसी दुकानदार को सामान खरीदते समय 20%, बेचते समय 30% लाभ होता है, उसको कुछ लाभ प्रतिशत आइए while buying goods and 30% while selling them, फाइंड इतना। देखिए वेट नहीं कम कर रहा, ध्यान दीजिएगा, जब ये वेट कम करता, इफ शॉपकीपर गेन 20% बाइंग गुड्स एंड 30% सेलिंग गुड्स, जब 2 प्रकार का प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट बता सकते, पहले 20% फिर 30%, तो नेट प्रॉफिट कितना होता है? नेट प्रॉफिट दोनों का प्रॉफिट ये बेसिक से बता दो, कोई इशू नहीं हुआ भाई। 30 भी 50 56%। यार इतना इजी क्वेश्चन, हाँ सर जीडी में आता है। कुछ लोग क्योंकि क्या करते हैं, वो लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे सर अगर ये कहता खरीदते समय 20% प्रॉफिट होता है तो कहोगे 100 रुपए का वस्तु खरीदने गया होगा, 120 मिल गया होगा, इसलिए 20 का प्रॉफिट होगा। बेचते समय बोल दिया लाभ होता, ये लाभ होता डायरेक्टली दे दिया। ये बोल दे बेचते समय 30% भार का प्रयोग कम करते हैं, अगर कहता बेचते समय 30% भार का प्रयोग कम करते हैं, तब जो है आप लोग 70 करते, तब अलग हो जाता है ना। लेकिन यहां नहीं कर रहा है, डायरेक्टली फ्लैट प्रॉफिट बोला गया, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आज ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल एसएससी जीडी का और यूपी पुलिस का था, तो जितने क्वेश्चन आज आप लोग समझा रहे हैं ये मॉडरेट लेवल है, ये सारे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलिए भाई, नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।